नमस्कार। रेडियो अड्डा पे मैं प्रिया आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ जो हस्ती हैं, वो एक सूफ़ियाना आवाज़ की मालकिन हैं और हमारे साथ वो आज हमारे मंच पे हैं और इनको हम स्वागत कर रहे हैं। इनको रागिनी रेणु जी हैं हमारे साथ। वेलकम रागिनी जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कुछ अपने बारे में बताएंगे? मैं एक गायिका हूँ। मेरे भक्ति शाखा का मैं म्यूज़िक जो है उसको मैं गाती हूँ, जिसमें जितने भी मिस्टिक सेंट्स रहे हैं, चाहे वो बाबा बुल्ले शाह हो, कबीर हो, बाबा नानक हो, तो इन सबको मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है। जी जी। मैं वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, बट शुरुआत आपकी सूफी संगीत में कैसे रुचि हुई? तो आई कम फ्रॉम अ म्यूज़िकल बैकग्राउंड। तो म्यूज़िक तो सीखा ही था, क्लासिकल म्यूज़िक तो बचपन से सीख रहे थे। जी बट जब मैं दिल्ली आई तो दिल्ली में गज़ल गायकी सीखने के लिए और अपने गुरुजी से और साथ में जो प्लेबैक की टेक्निक्स होती हैं वो सीखने के लिए आई थी। तो पर जब मैं यहाँ पे आई तो जो मेरे गुरुजी पंडित भजन सोपुरी जी है, उन्होंने देखा कि जो मेरी रुचि है वो ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में है। जी तो उस वजह से उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अगर तुम इन संतों को गाओगी तो तुम ज़्यादा जस्टिस कर पाओगी। जी जी जी। तो इस तरह से शुरुआत ऐसे हुई। फिर हमने बहुत साल इस शैली को दिया। उन्होंने मेरे साथ बहुत साल इस शैली पे काम किया, तो फिर उभर के वैसी आई सामने आए, जैसी अभी है। बिल्कुल। जी। क्योंकि काफ़ी लंबा समय आपका रहा है इसमें। हाँ, कुछ 15 साल तो मैं सीखी हूँ उनसे, जी मेरे गुरुजी से। जी। उसके अलावा हाँ, मतलब काफ़ी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट कुछ 24 गुरुजी 25 के इयर्स। बारे में आई थिंक उनका रेडियो से भी काफ़ी अच्छा रिश्ता रहा है। जी, वो आई थिंक वो डीडी जी रिटायर हुए थे, जी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ली थी उन्होंने। और उनके बारे में मैं क्या ही कहूँ, तो सच अ लेजेंड। मेरा बहुत ही अहोभाग्य है कि मैं उनके साथ मुझे इतना लंबा टाइम रहने का मौका मिला, उनके साथ होने का मौका मिला, उनके साथ काम करने का मौका मिला। और मतलब एक नहीं, हज़ारों इंसिडेंट्स हैं उनके साथ। उनकी महानता जहाँ बिल्कुल पे हम। बिल्कुल। और एक शिष्य के लिए गुरु बहुत हाँ, आदरणीय वैसे ही काफ़ी बिल्कुल, रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपको इतना टाइम मिल पाए उनके साथ, बिल्कुल, वो बहुत बड़ी समय। बात है। बिल्कुल, एक अच्छा अनुभव मिलने पे आप आपकी जो अंदर की जो और गुण है वो निखर के और सामने आती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे कि कहते हैं ना कि वो हमारा जो कल्चर है म्यूज़िक का, वो ये जी। है कि वो गुरु शिष्य परंपरा है। परंपरा रही है। तो गुरु शिष्य परंपरा में देखें, गुरुजी मुझसे पर क्लास तो कभी कुछ नहीं चार्ज किए, जी ना। जी। तो आप कैसे उनको पे बैक करते हैं? तो वो आप सेवा से पे बैक सेवा करते से हैं। करते हैं, तो बिल्कुल। वो एक रिलेशनशिप अलग डेवलप होता है। तो वही मैं कह रही हूँ कि मेरा बहुत बड़ा फॉर्च्यून है, मेरी बहुत ज़्यादा लक है कि मुझे इतना साल उनकी सेवा करने का मौका मौका मिला। मिला, जी। बिल्कुल। और पारिवारिक माहौल कैसा आपको सपोर्ट किया इसमें? मेरी अपने परिवार, जी तो जी। मैं म्यूज़िकल फैमिली से हूँ। जैसे मैंने बताया, मेरे फादर सितार बजाते थे और मेरी मदर गाती थी। वो लेक्चरर रही हैं जॉन यूनिवर्सिटी में। तो सर्टेनली अ लॉट ऑफ सपोर्ट। तो मुझे कभी भी झगड़ा नहीं करना पड़ा, लड़ना नहीं पड़ा। उल्टा वो यही होता था कि जब बहुत छोटे थे तो कान पकड़ के बिठाया जाता था रियाज के लिए, शुरुआत तो में। वैसा माहौल था। हाँ, क्योंकि करियर कॉन्शियस होने पे एक होता है कि अब परिवार से थोड़ा कुछ गाइडलाइन मिले, तो उम, आपका माहौल ही। हाँ, सर्टेनली जब मैंने शुरू किया था उस टाइम पे, आजकल तो बहुत आम है। जी अगर बच्चे कहते हैं हमें बॉम्बे जाना है तो पेरेंट्स बॉम्बे भेजते हैं, अगर बच्चे कहते हैं हमें बर्कली जाना है तो बर्कली भी भेज दिया जाता है। उस ज़माने में म्यूज़िक को इस तरह का रिस्पेक्ट नहीं था और पेरेंट्स को पता भी नहीं होता था कि करना क्या है, जैसे कि हमें भी नहीं पता था कि करना क्या है। अभी तो एवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, आपके पास सोशल मीडिया, आप कुछ नहीं तो अपनी आवाज़ थोड़ा सा रिकॉर्ड करके डाल देंगे, आप वायरल हो जाएंगे, प्रोग्राम्स आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। पर हमारे ज़माने में हमें बिल्कुल नहीं पता था क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे प्रोग्राम्स आते हैं। पर वो सब जो चीज़ें, मतलब उस टाइम की जो कहते हैं उनको, देयर वर लिमिटेशंस। उन लिमिटेशंस के बावजूद मेरे पेरेंट्स वो वेरी सपोर्टिव।
मतलब वो बिल्कुल आंखें बंद करके दे वर लाइक कि हाँ हमारे बच्चे में टैलेंट है, ये कर लेगी, तो वैसे था। जी जी। कभी उन्होंने रोका नहीं टोका नहीं। मतलब कहीं मुझे अगर परफॉर्म करने जाना है, ट्रैवल करना है, तो मैंने कभी उनसे पूछा नहीं, मैंने उनको हमेशा बताया मैं यहाँ जा रही हूँ। हाँ, एक तो सपोर्ट ये फ़र्क था। पॉजिटिव, बिल्कुल। और आप इसमें रही हैं, इंटरनेशनली भी लेवल पे आपने काफ़ी हाँ, परफॉर्मेंस इंटरनेशनल दिया मैंने है। काफ़ी परफॉर्म किया जी। जी, वो गॉड्स ग्रेस। वर्ल्ड सूफीज़ में उसका कुछ अनुभव शेयर करेंगे? तो मैं अभी अगर मैं आपको बताऊँ तो वहाँ पे हालाँकि लोगों को आपकी लैंग्वेज नहीं समझ में आती। वो तो अगर से मैं बाबा बुल्ले शाह को गा रही हूँ, तो यहाँ पे भी लोगों को नहीं समझ में आती मोस्ट नहीं ऑफ द टाइम। आती। पर वहाँ के लोगों की रिसेप्टिविटी जो है वो बहुत अलग लेवल पे है। जी। क्योंकि मैनी अ टाइम्स मैंने देखा है कि मेरी कॉन्सर्ट में लाइक अ जर्मन लेडी वाज सिटिंग, जिसको ना इंग्लिश समझ आ रही थी, जो मैं ट्रांसलेट करके बता रही थी, ना उसको हिंदी समझ में आ रही थी, ना उसको पंजाबी समझ में आ रही थी जो मैं गा रही हूँ। उसके बावजूद देयर वाज वन मोमेंट जब एक क्रेसेंडो क्रिएट हुआ पूरी परफॉर्मेंस में, वो भी रो रही थी। हाँ, तो वो जो आपको एक्सपीरियंस होता है ना, वो बहुत सोल टू सोल एक्सपीरियंस है, बियॉन्ड लैंग्वेज है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये एक खूबसूरती है सूफ़ी गायकी की, कि बिना भाषा के भी आप कनेक्ट कर जी जी जी, सकते हो किसी भी भक्ति, किसी भी जब किसी जब भी भक्ति में। हाँ, जब संत उस लेवल के हों, जब संत पूरन हो, तो उनको जब आप गाते हैं तो वो कहीं ना कहीं तो उनका वो अंश आप में आता ही बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो वो आई थिंक हमारी गायकी की कमाल नहीं है, वो जो बात कह गए हैं उसका कमाल है। जी, जी। और संकट मोचन फेस्टिवल में भी आपने किया है पहली बार। हाँ जी जी। एक प्रोग्राम मैंने संकट मोचन में भी जी, गाने का मुझे मौका मिला। वो भी अपने आप में बहुत ही अलग लेवल का बिल्कुल। अनुभूति थी कि मंदिर के अंदर आपको गाने का मौका मिल रहा है। बहुत। तो आप इतने लंबे समय से सूफ़ी को देती आई हैं और हम्म। इतना परफॉर्मेंस रहा, आप तो इस लेवल पे थोड़ा सा आप कहीं आप ये फील करते हो कि सूफ़ी आम पब्लिक तक पहुंचने में थोड़ी कमी है, या फिर इस जगह कैसे रिलेट देखिए करते हैं? मैं आपको अगर सच बताऊं तो सूफी बहुत पॉपुलर हुआ है पिछले कुछ सालों में। जब हमने शुरू किया था तब किसी को पता भी नहीं था कि सूफी क्या होता है। जी। तब द ओनली रेफरेंसेस वर आइदर आबिदा परवीन जी और नुसरत फतेह अली खान साहब। बिल्कुल। पर उसके बाद बॉलीवुड ने जब टेक ऑन किया सूफी को, तो उन्होंने तो बहुत ही पॉपुलराइज किया ना। बहुत ज़्यादा सूफी हर जगह से हर कोई सूफी सिंगर बन गया। पर मेरे से अगर आप पूछेंगे तो ये जो पूरी जर्नी है ना, ये सिर्फ म्यूज़िक पे ही महदूद नहीं रह जाती। आपको से आप अगर उन संतों को गा रहे हैं, अगर आप उन हस्तियों की पोइट्री को छू भी रहे हैं, तो उस लेवल की इंटेग्रिटी आपको अपनी लाइफ में भी लानी पड़ती जी। है ना। उनकी जो वर्ड्स हैं, उनकी जो ज़ुबान है, वो कहीं ना कहीं आपको भी ट्रांसफॉर्म करनी चाहिए, अदरवाइज फ़ायदा नहीं है। उस अगर मैं जब स्टार्ट की थी से कुछ 25 साल पहले और आज अगर मैं सेम पर्सन हूँ, तो सर्टनली मैं कुछ गलत कर रही हूँ। तो मुझे पर्सनली लगता है कि वो इतनी देर इस पोइट्री के साथ स्पेंड करने के बाद कहीं ना कहीं आप वही है, रांझा रांझा कर दी नहीं मैं आप पे रांझा हुई, कहीं ना कहीं आप खुद वैसे होना शुरू हो जाते हो। बिल्कुल वो आत्मसात कर लेते हो आप। बिल्कुल वो आ ही जाता है, मतलब तुम बिल्कुल, चाहो ना चाहो। बिल्कुल। और वो और आपसे बिल्कुल आती भी है। सूफ़ी इंडिया में जो आप दे रहे हो, कर रहे हो, तो भारत में और भारत के बाहर दोनों परफॉर्मेंस में आपको क्या अनुभव रहा? देखिए सब बात है रिसेप्टिविटी की बात है ना। अगर मुझे कोई शादी में गाने के लिए बुलाएगा, एक वो है एग्जाम्पल है, तो वहाँ पे लोगों का ध्यान नहीं है, जी। ठीक है। वो तो ज़्यादा जी, से हाँ, ज़्यादा जो बिल्कुल, उनको सुनेगा ना वही सुनेगा, अच्छा अच्छा आवाज़ अच्छी है, अच्छा अच्छा सुर में गा रही है, बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा, बिल्कुल। क्योंकि आपका ध्यान नहीं है ना। तो यही अगर ऑडिटोरियम सेटअप में गाना बजाना हो रहा है, तो वहाँ पे 100% लोग आपको ही सुनने आए हैं, तो वो रिसेप्टिविटी लेवल अलग है उनका। तो बाहर मुझे लगता है जितने प्रोग्राम्स बाहर हुए वो सारे वो प्रोग्राम्स हुए जो कि टिकटेड प्रोग्राम्स थे, लोग टिकट खरीद के आपको सुनने आए हैं। देखने। तो जब उस तरह से लोग आते हैं तो नेचुरली उनका एक्सपीरियंस भी अलग होता है, हमारा भी एक्सपीरियंस अलग होता है। जी, तो जी। वैसा है। आप किनको सुनना पसंद करती हैं? मैं बहुत मतलब मैं बहुत सारे लोगों को सुनती हूँ। मुझे मुझे क्लासिकल में बहुत सारे लोग पसंद हैं। मुझे बड़े बड़े गुलाम अली खान साहब बहुत जी, पसंद हैं, जी। बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। उसके बाद मुझे आबिदा प्रवीण जी की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है।
उसके अलावा नुसरत फ़तेह अली खान साहब को मतलब मैं कभी भी सुन सकती हूँ। जो अभी हैं जावेद बशीर जी, उनकी जी, जी। आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई थिंक कोक स्टूडियो की मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ, स्पेशली पाकिस्तान कोक स्टूडियो की। इंडिया भी अच्छा कर रहा है बट मतलब मुझे वहाँ का ज़्यादा लगता है कि रूदारी ज़्यादा है। तो आई थिंक कोई भी कहीं पे भी जिस आवाज़ में मुझे लगता है सच्चाई है, रूदारी है, तो मुझे अच्छी लगती बिल्कुल, बिल्कुल सुनना पसंद है। कुछ हमारे दर्शक के लिए गुनगुनाएँगे? है। जी ज़रूर। उनका शॉर्ट कैंसिल। हाँ, शॉर्ट कैंसिल। करना बाबा बुल्ले शाह का कलाम है ये। जी। इसमें बाबा बुल्ले शाह कह रहे हैं की करदा वो पुछो ते दिलबर नू की करदा वो, कि कोई परमात्मा से पूछे कि वो क्या कर रहा है। एक से घर विच वसदियां रसदियां, हम दोनों एक ही घर में रहते हैं। तो जो परमात्मा और आत्मा है उनका वास इस शरीर में है। शरीर में। और कहते हैं कि एक से घर विच हम एक ही घर में रह रहे हैं, रस रहे हैं, बस रहे हैं। नहीं बन दाविच पर्दा हो। ओहो! तो ये जो पर्दा रख रखा है ना तुमने, ये नहीं बनता हम नहीं दोनों के बनता। बीच में। तो बिल्कुल। की करदा कॉम्पोजिशन मेरे गुरु पंडित भजन सोपरी जी की। जी। आशिक होया रब दा, आशिक होया रब दा, ते पई मलामत लख, ते तैनू काफिर काफिर, तैनू काफिर काफिर आख दे तू, आहो आहो आख, की करदा की करदा की करदा की करदा वो, की करदा की करदा वो, पुछो दे दिलबर तो, पुछो दे दिलबर तो, की करदा वो, की करदा की। एक से घर विच वसदियां रसदियां, एक से घर विच वसदियां रसदियां, नहीं बनदा विच, नहीं बनदा विच, नहीं बनदा विच पर्दा हो, की करदा की करदा की करदा वो, पुछो दे दिलबर तो, पुछो ते दिलबर तो, की करदा वो, की करदा। वाह! बहुत खूबसूरत। इतना खूबसूरत अभी भी आप कर रहे हैं, तो कितनी देर का रियाज़ करते हैं एक नॉर्मल रूटीन में आप अपनी?
देखिए रियाज़ जो है ना वो बहुत ही अलग चीज़ है। तो कुछ लोग कहते हैं कि 7-8 घंटा रियाज़ होना चाहिए, 10 घंटा रियाज़ होना चाहिए दिन का, फिर बात बनती है। मैं ये समझती हूँ कि रियाज़त जो है ना ये एक जन्म की बात नहीं है, ये उम्रों-उम्रों की बात है। ओके। मैं जब छोटी भी थी ना, कोई भी राग मेरे को जब सिखाया जाता था तो मुझे लगता था कि ये तो मुझे आता है, या कोई भी कॉम्बिनेशन कनोटेशन सुरों की, मुझे लगता था ये तो मुझे आता है। तो मैं सर्टेनली कहीं तो करके आई हूँ बहुत सारा रियाज, कहीं बट सेइंग दैट रियाजत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अगर 7-8 घंटे दिन का चिंतन में नहीं देंगे, रियाजत का मतलब यही नहीं है कि आप बैठ के सारेगामापाधानिसा करेंगे। वो तो चले आपकी क्या कहते हैं गले को तैयार रखता है, पर सिर्फ गले की तैयारी की बात नहीं है, बात चिंतन की भी है। चिंतन ऐसा होना चाहिए कि वो तो फिर मैं 7-8 घंटे क्या बोल रही हूँ, 24 घंटे आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलते ही रहना चाहिए, फिर बात बनती है। तो वो एक एकाग्रता, मतलब जो एक वननेस विद योर म्यूजिक वो तभी आता है जब वो चिंतन में आ जाएगा। बिल्कुल। और अब ये है ना, हम इतना समय देते हैं और ये चीज़ों से रिलेट करते हैं तो वो आउटकम आता है। हाँ बिल्कुल। और आपको नहीं लगता कि आज के समय में ये ख़त्म हो गया है, मतलब एडिट कॉपी पेस्ट वाला समय हो गया है? वही मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं किसी से बात करी तो मैंने ये बताया कि देखिए हमारे ज़माने में जब गुरुजी बोलते थे तो वो कहते थे कि कम से कम 7-8 घंटा बैठोगी ना इस पे तो तब जी। स्टेज पे जाके 1 घंटा गा पाओगी। जी। और सच भी है। तो मेरे को जैसे लगता है कि ये 1 घंटा स्टेज पे टाइट परफॉर्मेंस देने के लिए आपको कम से कम वही 6-7 घंटे का चिंतन चाहिए, तब वो वैसा पंच आता है स्टेज पे। तो आजकल तो लोगों को 1-1 मिनट परफॉर्म करना है इंस्टाग्राम पे। तो जब आपको 1-1 मिनट परफॉर्म करना है और जब आपको पता है आप स्टेज पे जाओगे तो वहाँ पे ऑलरेडी ऑटो ट्यूनर्स पड़े हुए हैं, आजकल तो लाइव भी माइक्स में ऑटो ट्यूनर्स आ गए हैं। तो वही है ना कि वो एक्सपेक्टेशंस अलग है। हमारे केस में हमारी आवाज़ खोली जाती थी कि जहाँ पे नहीं है माइक तो वहाँ पे थोड़ी ना तुम माइक का वेट करोगी, तुम्हारी आवाज़ पहुँचनी चाहिए। तो तो वही है कि उस टाइम की रिक्वायरमेंट अलग थी, आजकल की रिक्वायरमेंट ही अलग है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो सब सवाल हो गया रागनी जी। कुछ सवाल हमारी आधी आबादी की तरफ से। हम्म, आप महिला होके सूफ़ी संगीत में गा रहे हो, हम्म। तो इसका अब क्या बेनिफिट, क्या नुकसान या फ़ायदा कुछ देखते हो या कुछ शेयर करना चाहो? म्यूज़िक में आप जी। कहना चाह रहे जी। हैं, देखिए अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं बहुत ही प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से हूँ। तो मैं बहुत ही कहते किस्मत अच्छी थी मेरी कि मैं जब दिल्ली में अकेली आई, मैं 18 साल की थी। मैं पूरी दुनिया ट्रैवल की हूँ अकेले, मेरे म्यूजिशियंस के साथ 7-8 म्यूजिशियंस मेरे साथ, मेरे साथ सारे मेल्स रहे हैं। कभी मेरी मम्मी ने ट्रैवल की या मेरे कोई बहन ट्रैवल नहीं की है मेरे साथ, अकेली मैं ट्रैवल की हूँ। मेरा वर्ल्ड बहुत सेफ है, वो इंटरनली बहुत सेफ है, तो वो बाहर भी बहुत सेफ है। पर सेइंग दैट आई डोंट वांट टू मिसलेड वुमेन कि ये वर्ल्ड सेफ है, ये कह के मतलब बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं हमारी इंडस्ट्री में भी सुनने में आता है कि बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि नहीं होना चाहिए, चाहे वो जब गुरुओं के पास जाते हैं तब होता है, या जब बहुत सारा काम पाने के लिए भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो ये सब होता है, मेरे साथ नहीं हुआ, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे लोग ही वैसे मिले। जब मैं अपने गुरुजी के पास आई तो मेरे गुरुजी ने मुझे अपनी छत्र छाया में लिया। तो वो ऐसी हस्ती थी कि उनके सामने कोई क्या ही बोलता, तो बिल्कुल। उनको पता था इनकी बेटी है, तो वैसा था। और मुझे एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ा, बट ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम है, नहीं है, प्रॉब्लम है, जी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर कोई महिला संगीत या इस गायन में आना चाहे तो उनको क्या गाइडलाइन आप देना चाहेंगी अगर? देखिए बड़ी हद तक अगर आप मुझसे पूछेंगे, आप अगर खुद स्ट्रांग हैं तो किसी की हिम्मत नहीं होती है। मैं ये बोलना चाहूँगी कि अपने काम पे कंसंट्रेट करें। जी। जब आपका आपका आर्ट, आपका जब आपकी जो आर्ट है वो बहुत स्ट्रांग है, जब आप बहुत स्ट्रांग है ना, तो लोग आपको आपके काम के लिए बुलाने चाहिए, जी। है ना। जी। मतलब मुझे लगता है कि कभी कभी ये शॉर्टकट्स इजी लगते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ दिस वे इज़ ईजियर, पर वो कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती हैं। एंड
ऐसा शौक कुछ भी करने का क्या फ़ायदा जिसमें आप अपनी सोल ही खो दो। को तो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपकी सोल है, वो बिल्कुल, आपका अपना आप है। बिल्कुल, तो उसको बचाए रखना बहुत ज़रूरी है और बिल्कुल, बहुत मुश्किल है पर बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। और ये सारी चीज़ें से हम रिलेट किए हैं। एक थोड़ा-सा अलग से हट के सवाल है, आपकी शादी हुई इस साल, पहले तो बहुत-बहुत थैंक यू बधाई। सो मच। और कितना चेंज आया अब लाइफ में? मैं आई थिंक मैं अभय को पिछले 24 साल से जानती हूँ, जी, 24-25 साल जी, से जानती हूँ। जी, और मतलब हम अलग-अलग रिलेशनशिप में रहे हैं। मतलब पहले दोस्त रहे हैं, फिर बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, फेजेस फिर बदलते उन्होंने रहे। प्रपोज़ कर दिया 2016 में। तो फेजेस अलग रहे हैं बट हम आई थिंक मैं बड़ी हुई और वो मेरी लाइफ में थे। हम्म, तो चेंज एज़ इन है नहीं है कुछ। मतलब और कंफर्ट जोन हो गया एक हाँ, ज़्यादा कंफर्टेबल है। ज़्यादा कंफर्ट। मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है चलिए, बहुत-बहुत पहले से। बधाई हो। और सूफ़ी संगीत में कुछ फ्यूचर में लेकर के आप कहाँ देखती हैं? या कोई प्लान जो हमसे शेयर करना चाहें आप? फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ऐसे सोचती नहीं हूँ, जहाँ परमात्मा ले जाए, जी, जी। जहाँ मालिक की मर्ज़ी, रज़ा। जी। चलिए, बहुत अच्छा। और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको और बेहतर तरीके से और बहुत ज़्यादा सुनें और सूफ़ी से कनेक्ट हों ज़्यादा से ज़्यादा लोग। एक्चुअली पर्पस भी हमारा ये है कि हर कोई को तक, आम लोगों तक ये चीज़ें पहुँचे। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। और इसी उम्मीद के साथ बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। थैंक यू सो या मच।